Today we will do the topic of physical properties. The very first is alkyl halide are colorless when pure. However, bromide and iodide develop color when exposed to light. यानी कि एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं जब वो क्या होते हैं, प्योर होते हैं। लेकिन जो ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स होते हैं उनके अंदर कलर डेवलप हो जाता है जब उनके ऊपर लाइट फॉल करती है। सेकंड, मैनी वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल। वोलेटाइल मतलब जो इजीली वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो काफी सारे ऐसे वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैं जिनकी स्मेल क्या होती है, स्वीट होती है। नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन क्या बनता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से? मेल्ट मतलब पिघलना, बॉइल मतलब उबलना। क्वेश्चन है व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर कंसिडरेबली हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। क्वेश्चन कहता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्लोराइड्स का, ब्रोमाइड्स का, आयोडाइड्स का, वो ज्यादा क्यों होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन के, जबकि उन दोनों का मॉलिक्यूलर मास क्या है, कंपेरेबल है, यानी कि जितना उसका है उसी के आसपास रेंज में उसका भी है। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा किसका है, हैलाइड्स का है। ऐसा क्यों? रीजन कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड के, वो पोलर होते हैं। आपको पता है हैलोजन कंपाउंड आ गया तो पोलर तो है, 4 सेपरेशन हो जाएगी वहां पे। ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हाई मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन। अब देखो, आपको पता है पेरेंट हाइड्रोकार्बन कोई भी आपके पास गिवन है, ठीक है, उसके जब आप एक हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, उनके ऊपर पोलैरिटी बढ़ जाएगी और मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो हैलोजन होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ज्यादा होता है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रोंगर इन द हैलोजन डेरिवेटिव। तो फिर जो हैलोजन के डेरिवेटिव्स होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पोलैरिटी वहां पे क्या हो गई, डेवलप हो गई है। सेकेंड, फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स डिक्रीज इन द ऑर्डर। यानी कि सबसे ज्यादा किसका है, Ri यानी कि अल्काइल आयोडाइड का, और सबसे कम किसका है, अल्काइल फ्लोराइड का। इसका रीजन क्या है कि जब साइज इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, सपोज इस तरफ जा रहे हो ना आप लोग, तो आयोडीन का साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उससे उसका मास भी इंक्रीज करेगा, तो जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर हुआ? और अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आइसोमरिक हेलोअल्केन का डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। कि ब्रांचिंग के बढ़ने के साथ जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हेलोअल्केन्स का वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब ब्रांचिंग हो रही है तो उससे क्या होता है, सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम होता है, जिससे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखो यहाँ कितना है, 375 है, स्ट्रेट चेन है। यहाँ पे एक ब्रांचिंग हुई, सेकंड पोजीशन में ब्रोमो आया, बट यहाँ पे क्या हो गया, ब्रांचिंग 2 हो गया, 2 हो गया। सो दैट मीन्स यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम हो गया है। यहाँ 375 था, यहाँ 364, और यहाँ सबसे कम कितना हो गया, 346। रीजन क्या है बच्चों? विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग, जैसे ही ब्रांचिंग बढ़ती है सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो बच्चों आपको? तो यहाँ पे रीजनिंग के 3 क्वेश्चंस आए और तीनों ही मैंने आपको करवा दिए हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमरिक डाई हेलोबेंजीन आर वेरी नियरली द सेम। कहता है कि जो लेकिन जो ये सिस्टम है एरोमेटिक सिस्टम के अंदर क्या कर रहा है कि ऑलमोस्ट सेम मिलता है, बस यहाँ पे अलग किसका मिलेगा, पैरा वाले का। देखो वही लिखा है, हाउएवर पैरा आइसोमर्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू देयर ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। कि जो पैरा आइसोमर्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो और मेटा वाले की। रीजन क्या है बच्चों? सिमेट्री। स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया भी था लास्ट टाइम। ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर्स that fits in crystal lattice better as compared to ortho and meta। सिमेट्री क्यों आ रही है बच्चों यहाँ पे? क्योंकि आपको पता है पैरा वाले केस में क्या होते हैं, जो ग्रुप्स लगे होते हैं वो बिल्कुल आमने सामने लगे होते हैं, तो उसमें क्या जाती है, सिमेट्री आती है, जबकि ये चीज ऑर्थो और मेटा वाले में पॉसिबल नहीं हो पाती। Density, bromo, iodo and polychloro derivative of hydrocarbon are heavier than water। कि जो ब्रोमो, आयोडो या पॉलीक्लोरो जो डेरिवेटिव होते हैं हाइड्रोकार्बन के, वो हैवी तो होंगे ही। क्यों? क्योंकि हेलोजन का साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज करेगी नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ, या फिर हेलोजन एटम के, या फिर जब एटॉमिक मास बढ़ रहा है हेलोजन एटम के। तो आपको पता है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अगर मास इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है डेंसिटी भी साथ के साथ इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बच्चों सॉल्युबिलिटी का। वाई
वाई द हेलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, की जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो पानी के अंदर बहुत ही कम सोल्यूबल होते हैं। अब इसका रीजन देखो बच्चों कि जब आप हेलो एल्केन को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि वो अट्रैक्शन को क्या कर दे, कम कर दे। हमें एनर्जी चाहिए किस काम के लिए, कि अट्रैक्शन क्या हो जाए, कम। किसके बीच में, हेलो एल्केन्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। जब उन दोनों की आपस में बॉन्डिंग कम होगी, आपस में जब उनका टूटेगा बॉन्ड, तभी तो वो क्या करेंगे, दोनों हेलो एल्केन और वाटर आपस में बॉन्ड करेंगे। यानी कि जो हेलो एल्केन का आपस का बॉन्ड है वो तोड़ना है और वाटर के बीच में जो बॉन्डिंग है वो तोड़नी है। क्यों? ताकि हेलो एल्केन और वाटर के बीच में बॉन्डिंग हो सके। लेकिन वो क्या कहता है कि लेस एनर्जी रिलीज होती है जब नई अट्रैक्शंस बनती है। लेस एनर्जी इज रिलीज व्हेन न्यू अट्रैक्शंस आर सेट अप बिटवीन द हेलो एल्केन एंड वाटर मॉलिक्यूल as these are not strong as the original hydrogen bond in water। क्योंकि जो नई बॉन्डिंग होती है उनके बीच में वो क्या होती है, इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितनी पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के अंदर है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है कितनी स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जबकि जो बॉन्डिंग होती है हेलो एल्केन में वाटर में इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, सो दैट्स वाई ये पॉसिबल नहीं होता। क्लियर हो बच्चों? वाई हेलो एल्केन्स डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फास्टली, कि जो हेलो एल्केन होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर बहुत जल्दी। ऐसा क्यों? बिकॉज द न्यू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन हेलो एल्केन एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैव मच द सेम स्ट्रेंथ as the ones being broken in the separate haloalkane and solvent molecules। देखो उसमें स्ट्रेंथ क्या थी, कम हो रही थी, लेकिन इस वाले केस में क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, सेम है। तो इसलिए बॉन्डिंग क्या होती है उनके बीच में, स्ट्रांग हो जाती है और वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। बिल्कुल पीछे वाले का अपोजिट चलेगा इसके अंदर। नेक्स्ट आता है बच्चों केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस देखो बच्चों, जो रिएक्शन होती है हेलो एल्केन की वो डिवाइड कर रखी है 3 कैटेगरीज के अंदर। पहली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड एलिमिनेशन रिएक्शन, और थर्ड है रिएक्शन विद मेटल। तो फर्स्ट स्टडी करते हैं बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन दिस अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट विद हेलो एल्केन having a partial positive charge on the carbon atom bonded to halogen. A substitution reaction takes place and halogen atom called leaving group departs as halide ion. Since the substitution reaction is initiated by a nucleophile, it is called nucleophilic substitution reaction। देखो सबसे पहले क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिप्लेस करना। कोई इनकमिंग ग्रुप आ रहा है और वो किसी को रिप्लेस कर रहा है और उसको बाहर निकाला, उसकी जगह खुद आ रहा है, ठीक है। अब इस केस में क्या आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पे, एक्स को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो किसने रिप्लेस किया, न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस किया। तो नाम क्या हो गया रिएक्शन का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? थैंक यू।